नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मेरा मत मेरा अधिकार। पूरा देश चुनाव का पर्व मना रहा है और आज इससे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक विशेष ही खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद है राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता जी। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन के स्टूडियो में। और सबसे पहले तो सर हम आपकी पूरी टीम को और आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में हमने जो मताधिकार का प्रयोग हमारे यहाँ पे 75% से ज़्यादा जो वोटिंग हुई है, उसके लिए आपकी पूरी टीम जो है वो बधाई की पात्र है। और सर इसी से जुड़ा हुआ मेरा पहला सवाल है कि हमने पिछले दिनों देखा है कि लोकसभा चुनाव जो कि अभी 6 महीने भी नहीं हुए विधानसभा चुनाव को, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पे जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें हम लोगों ने अभी तक 70% का भी आंकड़ा अभी तक नहीं छुआ है। तो इस बार कितनी उम्मीदें आपको लगती हैं कि हम लोग जो 75% का आंकड़ा विधानसभा चुनाव में हमने छुआ है, तो क्या हम लोकसभा चुनाव में भी इसको वापस से एक बार फिर से हम इसको दोहरा पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, मतदाताओं का धन्यवाद कि आपने विधानसभा चुनाव 2023 में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चाहे हमारे युवा साथी हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे हमारे सीनियर सिटीजन्स हों, दिव्यांगजन हों, ट्रांसजेंडर्स हों, और हमारे जो पीवीटी जी हैं, शहरियाज थे, चाहे डिनोटिफाइड ट्राइब थे, सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसके वजह से ही हम लोग 75% को पार किया राजस्थान विधानसभा में, और उसी आशा के साथ हम लोग इस लोकसभा चुनाव में भी जा रहे हैं। आपका ये कहना सही है कि पिछले 2019 में जो चुनाव में आंकड़े थे वो 67% के आसपास ही थे, और इस बार हमारा पूरा प्रयास है कि जो हमारी स्वीप की टीम है और जो हम लोगों ने संकल्प, एक तरह से स्कूली बच्चे ले रहे हैं, कॉलेज के बच्चे ले रहे हैं, जो हमारे कैंपस एम्बेसडर हैं, वो अपने अभिभावकों को संकल्पित करा रहे हैं कि आपका ये कर्तव्य है, आपका अधिकार भी है, अपने आपका एक एक मत महत्वपूर्ण है, अपने मताधिकार का उपयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। तो इसी सोच के साथ हम लोग लोकसभा चुनाव में भी फ़ेज़ 1 जो 19 तारीख को है, और फ़ेज़ 2 जो हमारे 13 लोकसभा सीटें हैं वो 26 तारीख को है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी लोग आएँ, गर्मी के दिन है, और आकर्षक हमने इसमें अपने पहले बार जो वोटर बने हैं 18 से 19, उनको सम्मानित कर रहे हैं जिस तरह से विधानसभा में किया था। ई सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं आप लोग, सेल्फी ले सकते हैं, दादा दादी, नाना नानी, तीनों पीढ़ी के लोग आएँ, एक साथ वोट डालें, सेल्फी लें और उसको टैग करें सोशल मीडिया पर। तो हमारा आह्वान रहेगा सभी से, और मैं समझता हूं कि इस बार भी हम लोग जो आंकड़ा पिछली बार है उससे काफ़ी अधिक संख्या में लोग आएंगे, और लोकसभा में राजस्थान देश में ज़्यादा मतदान करके हम लोग लोकतंत्र को मजबूत बनाने में भागीदारी निभाएंगे। जी, आपने कहा कि बहुत सारे आकर्षक सुविधाएं जो हैं या फिर उनको लुभाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो आपने जिस तरीके से बात की कि गर्मियां, तो राजस्थान में तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये आशंका जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों पे लू का प्रकोप जो है वो भी शुरू होगा। तो ऐसे में जो 26 अप्रैल जो हमारा दूसरा चरण है, ख़ास तौर से बाड़मेर और जोधपुर समेत पश्चिमी राजस्थान के भी काफ़ी भाग जो हैं वहाँ पे सेकंड फेज़ में मतदान है। तो ऐसे में किस तरीके की सुविधाएं जो हैं या किस तरीके की तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है? गर्मी का माहौल है, चाहे वो हीट वेव हो। ये कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारी जो टीम है उन्होंने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की है बूथों पर, चाहे पानी की हो, चाहे छाया की हो, कुर्सियों की हो, और आने लाने ले जाने के लिए हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए और दिव्यांगजनों के लिए हमने ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की है, और हमारे वॉलंटियर्स वहाँ एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड के सभी होंगे बूथ पर, और बूथ पर आने में दिक्कत ना हो उसके लिए हम लोग ने वोटर पर्चियाँ, जो वोटर गाइड है, प्रत्येक वोटर को 5 करोड़ 34 लाख वोटरों को हम दे रहे हैं। आज भी एक
हम लोग अभियान कर रहे हैं, आओ चलें बूथ। तो हम सभी मतदाताओं को आमंत्रित कर रहे हैं, मनवार कर रहे हैं कि आप बूथ पर आइए, अपनी जानकारी लीजिए और बूथ पर क्या सुविधाएं दी जाएंगी जिससे कि आपको गर्मी के मौसम में कोई तकलीफ ना हो। साथ में एक मेडिकल किट हम लोग दे रहे हैं, हमारे पोलिंग पार्टी के साथ रहेगा वो, जिसमें सभी तरह की ORS घोल और अन्य जो गर्मी में बीमारी की वजह से किसी को भी असुविधा ना हो, ऐसी हमारी सुविधा, ऐसी हम सुविधा प्रोवाइड करेंगे सभी पोलिंग स्टेशन पर। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत सारी सुविधाएं तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारा अधिकार होने के साथ साथ हमारा कर्तव्य है, तो हम लोग भी ये चाहेंगे कि थोड़ी बहुत परेशानी जो लोगों को होती है उसके बावजूद भी उन्हें घर से निकलना चाहिए और वोटिंग करनी चाहिए। एक सर, जैसे आपने कहा कि चलो बूथ चले, ये अभियान आपने चलाया, वहीं दूसरी तरफ हम लोगों ने ख़ास तौर से, हालांकि पूरे देश में पहली बार लोकसभा चुनावों के अंदर बुजुर्ग और दिव्यांगजनों के लिए घर पर ही वोटिंग का प्रावधान है, पर राजस्थान ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी इस तरीके की चीज़ें की हैं। तो किस तरीके का अनुभव आपका इसमें रहा है? क्या कुछ इसमें रुझान आपको देखने को मिले हैं? देखिए, हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पे हमने अपने जो हमारे 80+ ईयर्स के जो वोटर्स थे, लगभग 12 लाख थे, उनको हमने 2 साल लगातार सम्मानित किया। तो एक मैसेज दिया आम जन में कि हमारे जब सीनियर सिटीजन्स लगातार, कुछ लोग स्वतंत्र भारत से 1952 से लगातार मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और अपने कर्तव्य को समझ रहे हैं, तो ये हम सबके लिए प्रेरणा है कि हम सब भी वो जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं उनसे हम सीखें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो इस भावना के साथ हम लोगों ने होम वोटिंग को भी बहुत प्रचारित किया और हमारे जो इस बार 85 वर्ष से अधिक का रखा है भारत निर्वाचन आयोग ने, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 61,000 80+ पे था। इस बार हम लोगों ने 76,000 से ज़्यादा होम वोटिंग का उपयोग कर रहे हैं लोग, उसमें से 19,000 के आसपास दिव्यांगजन भी हैं। तो होम वोटिंग का फ़ेज़ 2 का आज से स्टार्ट हुआ है और ये 21 तारीख तक चलेगी। फ़ेज़ 1 की होम वोटिंग, जो फ़ेज़ 1 के ज़िले थे उनकी होम वोटिंग हो चुकी है, मात्र 1800 लोग नहीं पहुँचे हैं। उनके लिए 15 और 16 से दोबारा एक बार हम उनके घर जाएंगे। तो होम वोटिंग का एहसास, उससे एक माहौल बना है कि अन्य लोगों के लिए भी, कि वो बढ़ चढ़कर जब देख रहे हैं कि हमारे सीनियर सिटीजन्स, हमारे दिव्यांगजन इतनी उत्सुकता से वोट डाल रहे हैं, उन्होंने अपना पूरा उत्साह दिखाया है, तो उसी उत्साह से हमारे युवा साथी और अन्य लोग भी मतदान वाले दिन मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मेरे ख्याल से सर, इसके अंदर कुछ ऐसे भी वोटर्स हैं जिन्होंने इस सुविधा की वजह से पहली बार अपनी ज़िंदगी में वोट किया है। ऐसे बिल्कुल सही है, कई दिव्यांगजन ऐसे हैं जो आप समझते हैं कि अस्वस्थ होने के कारण हिल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, बेड रिडन है। आपने देखा होगा कई चित्रों में जो सोशल मीडिया पे खुद डाले हैं लोगों ने, और अपना जो उन्होंने अपना जो महसूस किया उसको व्यक्त किया है, अभिव्यक्ति की है। तो उसमें निश्चित तौर पर निकल कर आता है, उन्होंने बताया कि हमको पहली बार ऐसा मौका मिला। हम भारत निर्वाचन आयोग का धन्यवाद करते हैं, आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। ऐसे मैसेजेस हम लोगों को लगातार मिले और इससे हमारा हौसला अफजाई हुई है और हम चाहेंगे कि हमारे दूसरे मतदाता भी उससे प्रोत्साहित हों और बढ़ चढ़ कर जो 7 बजे से और शाम 6 बजे तक, सुबह गर्मी के दिन है जैसे आपने बताया, तो हम चाहेंगे कि 7 से 10 उसी को हमने प्राथमिकता दी है, ई-सर्टिफिकेट जारी करने की, पौधारोपण की, सेल्फी पॉइंट की और अनेक प्रतियोगिताएं इस तरह से या आप डालेंगे तो प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी उसको टैग करने के लिए सभी को अनुरोध किया। जैसा विधानसभा में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, 18-19 साल के लोग, हमारे युवा साथी 76% से ज़्यादा उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया, जो कि सर्वाधिक था पिछले चुनाव के बनस्पत। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा दूसरा सवाल है कि जैसे कि हम लोग ख़ास तौर से देखते आए हैं, पहले भी काफ़ी हम लोगों ने स्टोरीज़ इस तरीके की देखी हैं कि चुनाव आयोग चाहे कहीं पे एक छोटा सा गांव हो, चाहे दूर दराज का एरिया हो, वहाँ पे भी ये सुनिश्चित करते हैं कि हर एक इंसान जो है वो अपने मत का प्रयोग कर सके
और जैसा कि आपने बताया होम वोटिंग भी इसी दिशा में किया गया एक प्रयास था। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं हमारे यूथ की। इस बार एक बहुत बड़ा वर्ग, जैसा कि आपने बताया, यूथ सेगमेंट का है, जिसके लिए माना जाता है, ये कहा जाता है, ये धारणा है कि उनकी राजनीति में ज़्यादा रुचि नहीं होती है, या वो रियल लाइफ के बजाय सोशल मीडिया पर ज़्यादा वो व्यक्त करते हैं अपना समय। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो हमारा युवा वर्ग है, उसको लुभाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए गए हैं और आपको कितनी उम्मीदें उनसे हैं कि वो अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करेंगे? देखिए, जो युवा वर्ग है 18 साल से अगर 30 साल भी मानते हैं तो लगभग 1 करोड़ 35 लाख मतदाता हैं 5 करोड़ 34 लाख में, जिनकी संख्या अपने आप में आप देख रहे हैं कि 30-35% है। तो उनकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। और उनमें जो बार बार बात आती है कि रुझान नहीं है इस तरह की गतिविधि में भाग लेने का, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने इसको झुटलाया है पिछले हमारे विधानसभा चुनाव में। और जिस तरह से मैंने बताया अभी आपको आंकड़े के मार्फत कि 76% से अधिक मताधिकार का प्रयोग किया था, और देखने में ये आया कि जल्दी वोट करने वालों में हमारे युवा साथी थे, जिनको सेल्फी पॉइंट पे जाकर जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेल्फी ली, उसको एक तरह से चुनाव का जो पर्व है उसको जैसे देश के लिए गर्व की स्थिति होती है, जैसे हमारा महा त्यौहार की तरह उसको मनाया गया। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे युवा साथियों ने जो दूसरे लोगों को इस बार उल्टा चल के प्रेरणा दी, जिस तरह से हमारे सीनियर सिटीजन्स और वृद्धजन हमें दे रहे, उसी तरह से युवाओं की भूमिका पिछले विधानसभा चुनाव में भी बहुत अच्छी रही। और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। हमने सिमिलर जो प्रतियोगिताएं हैं और आकर्षक सेल्फी पॉइंट्स हैं, इस तरह का इस बार भी लोकसभा चुनाव में रखा है, और ई सर्टिफिकेट्स भी हम जारी करेंगे। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि हमारी जो युवा शक्ति है वो उन तरह की तमाम अवधारणाओं को झुटलाते हुए वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ हमारा ये जो सवाल है वो ये है कि हम लोग हमेशा वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन जैसे हमारा युवा है, अगर वो चाहे कि उसे ये पता हो कि हमारे कैंडिडेट किस तरीके से हैं, या फिर अगर इलेक्शन कमीशन की हम बात करें कि क्वांटिटी के साथ में क्वालिटेटिव वोटिंग जो है वो किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है, तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, ये बिल्कुल प्रश्न वाजिब है कि युवा पीढ़ी के जहन में रहता है कि मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं किसको वोट देने जा रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए नो माय कैंडिडेट, हमारा एक ऐप है KYC नो योर कैंडिडेट, तो वो हम लोगों ने उसको आसान तरीके से एक ऐप में बना दिया। तो अब कोई भी वोटर हमारा अगर कैंडिडेट के बारे में कोई जानकारी चाहता है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, चाहे उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, या उसके पास कितना जो एसेट्स हैं, क्या हैं, जो भी कैंडिडेट के बारे में जानना चाहता है, तो या क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के बारे में, तो KYC ऐप में सब कुछ होता है। तो मुझे लगता है कि इन्फॉर्म्ड और एथिकल वोटिंग के लिए आजकल जो युवा पीढ़ी जानना चाहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या, तो खर्चा जो है वो लिमिट है, और अगर इलीगल एक्सपेंडिचर होता है उसके लिए हम लोग, जैसे आपको पता है कि राजस्थान ने बहुत ज़्यादा सीजर्स किए हैं, हम लोग अभी तक 800 करोड़ रुपए का जो मूल्य का कैश है, लिकर है, ड्रग्स है, वो भी रोक रहे। तो आयोग की मंशा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड रहे, और जो हमारे वोटर आ रहे हैं उनको हम लोग सब जानकारी दे सके। VHA हमारा एक ऐप है, वोटर हेल्पलाइन ऐप, आप शिकायत भी कर सकते हैं। C-विजिल एक हमारा सशक्त ऐप के रूप में उभर कर आया है, जिसमें 24,000 लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज की, जिसमें ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ आप दे सकते हैं, और कभी आपका नाम एनोनिमस भी रह सकता है। आप नहीं चाहते कि मेरा नाम आए तो नहीं आएगा, और आप अपनी शिकायत कहीं से भी, जहां मौके से लैट लॉन्ग लेते हैं हम लोग, और 100 मिनट के अंदर निस्तारण करते हैं। अभी जो हमारे पास लोकसभा चुनाव में जो हमारे पास शिकायतें प्राप्त हुई हैं वो लगभग 4,200 हो गई हैं, और उनका निस्तारण हम लोग 24 मिनट में कर रहे हैं। 96% शिकायतें हमारी सही पाई गई हैं। तो ये हम लोग, चाहे वो पोस्टर के हों, बैनर के हों, लाउड स्पीकर के हों, कैश बंटने का हो, लिकर के बारे में अवैध बंट रही है 8 बजे के बाद, तो इस तरह की शिकायतें आती हैं। और मैं आपके माध्यम से भी लोगों को कहना चाहूँगा कि C-विजिल ऐप आपके लिए बना हुआ है, आप शिकायतें कर सकते हैं।
तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात है, भारत निर्वाचन आयोग का पूरा प्रयास है कि हमारे मतदाता को सारी जानकारी मिलनी चाहिए और वो इन्फॉर्म्ड हो और उसको एथिकल वोटिंग और इन्फॉर्म्ड वोटर के रूप में अपना मत का जो उसका कर्तव्य तो है, लेकिन वो अपने अधिकार का उपयोग सही ढंग से कर सके। जी, हम लोग सब उम्मीद करेंगे कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो सी विजिल ऐप जो है उसका इस्तेमाल करें। और इससे जुड़ा हुआ हमारा ये सवाल रहेगा कि कई बार हम लोग ये चर्चा करते हैं कि इस टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारी भ्रामक खबरें जो हैं वो बढ़ने लगती हैं। कई बार जैसे सोशल मीडिया है उस पे भी काफ़ी तरह की तमाम तरह के जो मटेरियल हैं वो आने लगते हैं। जो ये इस तरह की गलत जानकारी है या फिर अगर मीडिया में किस तरीके की पेड न्यूज़ और एक फेक न्यूज़ का कंसेप्ट होता है, तो उस पर हम थोड़ी सी जानकारी आपसे चाहेंगे, ताकि हमारे दर्शक एक तो ये समझ सकें कि पेड न्यूज़ और फेक न्यूज़ जो है वो किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड को ख़राब करते हैं, और अगर वो इस चीज़ को कहीं पे भी अगर उन्हें पता चल रहा है तो वो किस तरीके से अपनी शिकायत जो है वो चुनाव आयोग को दर्ज करवा सकते हैं। देखिए, पेड न्यूज़ तो बहुत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पेड न्यूज़ पे पहले कह देता हूँ, ये हमारे सभी मीडिया साथियों के लिए है, सबके लिए एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो पेड न्यूज़ का हम लोग अपने मीडिया साथियों के साथ हम लोग ने वर्कशॉप की, कार्यशाला की, उनको बताया जाता है कि क्या किस तरह से छापना है और किस तरह से छप सकता है। अगर किसी कैंडिडेट के बारे में या किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आप अगर विश्लेषण नहीं करते और एक तरफा ही न्यूज़ छापते हैं, उनके बारे में अच्छा ही अच्छा लिखते हैं, जो कि एक तरह से एडवर्टाइजमेंट के रूप में लगता है, तो उसको हम लोग पेड न्यूज़ में मानते हैं। हमारी जिला लेवल पे भी MCMC कमेटी है, मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी, जो इस मामलों को देखती है पेड न्यूज़ को, और राज्य स्तर पे भी एक कमेटी बनी हुई है जो इन मामलों को देखती है अगर राज्य स्तर पर वो मामले आते हैं। तो इस तरह से ये पेड न्यूज़ के बारे में, जहाँ तक फेक न्यूज़, भ्रामक जानकारी, गलत तथ्य पेश करना, फैक्ट गलत आना या मिथ्या होना, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, आप कुछ भी कह सकते हैं। सोशल मीडिया एक तरह से आजकल सबसे सशक्त माध्यम के रूप में उभर के आया, फास्टेस्ट जो बोलते हैं हमारे दोनों बाकी जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ, तो वो दोहरी एक तरह से नेसेसरी इविल है। अच्छा भी हम कर सकते हैं, तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपने युवा साथियों को और अन्य लोगों को पहुंच रहे हैं, उनको अपनी जानकारी दे रहे हैं साथ साथ। लेकिन कई बार ये होता है कि कुछ जानकारी ज्ञान ना होने की वजह से आगे फॉरवर्ड कर दी जाती है, कुछ गलत ढंग से पेश कर दी जाती है। तो इसके लिए IT एक्ट 79 IT एक्ट धारा 3 उसकी 3B 79 की 3B में एक हमारे यहाँ टेक डाउन ऑफिसर हैं जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको IG लेवल के अधिकारी हैं, उनको नियुक्त किया गया है, जिनके निर्देशन में अगर इस तरह के तथ्य पाए जाते हैं, फेक न्यूज़ होती है या उसको टेक डाउन करना, हटाना है, तो आयोग ने एक SOP बना रखी है। उसके तहत हम लोग इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भेजते हैं और उन पोस्टों को हटाया जाता है। साथ में हम कार्रवाई भी करते हैं जो IT एक्ट में धारा में जो प्रावधान है, और उसके तहत अभी तक हम लोग ने 2 FIR लॉन्च किए, एक को गिरफ्तार भी किया है। इस तरह से 7 पोस्टें भी हटाई हैं। तो हमारी पूरी टीम जिला लेवल पे भी PROs की है और जिला निर्वाचन अधिकारी की टीम है, जिला पुलिस अधिकारी भी 79 लगे हुए हैं इसमें। इस कार्य के लिए पूरी टीम बना रखी है जो इस पे पैनी निगरानी रख रही है 24/7। और इस तरीके की जो शिकायतें हैं, अगर किसी नागरिक को ये फील होता है कि ये पेड न्यूज़ हो सकती है, लगातार इस तरीके के आर्टिकल आ रहे हैं या एक तरफा खबरें आ रही हैं और इसी तरीके से सोशल मीडिया पर अगर आ रहा है, तो क्या वो सी विजिल ऐप के थ्रू ये शिकायत दर्ज कर सकता है? बिल्कुल, नागरिकों को और वोटर्स को किसी भी तरह की शिकायत, उसको हमारे ऐप में 16 तरह की शिकायतें तथा एक अन्य कॉलम भी है, तो कोई भी शिकायत उसमें दर्ज हो सकती है। आपके पास कोई फ़ोटो हो, आपने जैसे मैंने पहले कहा, फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो जो भी आपको अपलोड करना है आप कर सकते हैं। और सी विजिल के माध्यम से तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि वो सारे हमारे अधिकारी एक साथ देख लेते हैं और समयबद्ध तरीके से उसको हमें निस्तारण करने में मदद मिलती है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा सभी से, जो भी अगर आपको गलत लगता है, आप सी विजिल के माध्यम से अपनी शिकायत या अपना सुझाव जो भी देना जाए, जिससे कि
जो लेवल प्लेइंग फील्ड है चुनाव में वो बहुत ज़रूरी है, उसको हम लोग आयोग की मंशा के अनुसार मेंटेन कर सकेंगे। तो जैसा कि अभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सी विजिल ऐप जो है वो काफ़ी बड़ा सशक्त माध्यम बन के उभर सकता है अगर हम सभी जागरूक हों, हम सभी लोग सतर्क रहें। और जैसा कि अभी सर ने बताया कि इस पर आपकी गोपनीयता भी रह सकती है। ऐसा अगर आपको लगता है कि आप नहीं चाहते हैं कि आपका नाम जो है वो किसी के सामने डिस्क्लोज हो, तो इसमें गोपनीयता का प्रावधान भी है। जी सर। यस, बिल्कुल सही, गोपनीयता का प्रावधान है। आपका नाम आपको देना जरूरी नहीं है, ना मोबाइल नंबर देना जरूरी है। और इससे जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी है कि कई बार ये देखने में आता है कि कुछ जो एरिया हैं, जैसे अगर आपने वोटिंग का एनालिसिस हमारे यहाँ पे टीम करती हैं, तो कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हम लोगों को लगता है कि वोटिंग कम होती है। क्या कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पे लगता है कि वोटिंग कम होती है? तो ऐसे किस तरीके के वीक पॉइंट हैं जो हमें लगता है? देखिए, अगर पिछले लोकसभा चुनाव को देखते हैं तो अगर प्रथम चरण में जो चुनाव हो रहे हैं 12 लोकसभा सीटों में, तो हमारी सबसे कमज़ोर जो लोकसभा सीट है उसमें करौली और धौलपुर, उसके बाद दौसा, बीकानेर, कुछ इलाके हैं जहां 60% के करीब ही 60% से कम प्रतिशत मतदान हुआ था। तो हमारा विशेष प्रयास यही है, उसका एनालिसिस हमने किया है। कई जगह महिलाओं का मतदान, करौली में, टोडा भीम, हिंडौन, धौलपुर में, बाड़ी, बसेड़ी आदि कई जगहों में महिलाओं का मतदान कम हुआ है। तो हम प्रयास कर रहे हैं, हमारी टीमें हैं, हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, एएनएम, आंगनवाड़ी, उनके साथ मिलकर हम लोग महिलाओं तक जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि उनका वोटिंग का अधिकार है, उनकी वोटर पर्ची आ गई है, वो आसानी से कैसे बूथ पर आकर वोट डाल सकते हैं। सप्तरंगी सप्ताह मना रहे हैं हम लोगों ने महिलाओं के लिए विशेष, प्रत्येक दिन एक एक वर्ग के लिए, हम लोग श्रमिकों के लिए, हमारे श्रमिक साथी है और महिलाएं हैं और सभी दिव्यांगजन हैं, सबके लिए, फार्मर्स के लिए, किसान भाइयों के लिए, उनके लिए, सबके लिए एक एक दिन हम उनके बीच में जा रहे हैं, उनको आओ चले बूथ अभियान से जोड़ रहे हैं और किस तरह से उन्हें आसानी से बूथ पर आ सकते हैं। और एक अभिनव नवाचार जो हमने विधानसभा में किया था, बच्चों के मार्फत हमने अभिभावकों को संकल्पित कराया, उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है कि बच्चे जो अपनी जिद पर अगर अड़ जाते हैं कि भाई आपको जाना ही है, मुझे अपनी टीचर को दिखाना है, तो ये हमारा एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट था कि हमने बच्चों के मार्फत अभी पेरेंट्स को, अपने हमारे अभिभावकों को, उनके वो लोग बाहर लाने में काफ़ी हद तक, चाहे अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो। बीकानेर में भी हमारा थोड़ा कमज़ोर वोटिंग रहा है, तो कुछ इलाके हैं, कोलायत है, तो उस पर हम लोग की स्वीप की टीम कार्य कर रही है, उनके बीच में जा रही है और उनको बता रही है, वोटर पर्ची वगैरह बांट रही है। हमारी टीम उनको जागरूक कर रही है कि आपका मत है और आप कोई भी 12 डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, अगर वोटर आईडी कार्ड है तो ज़रूर वोट उसको लेकर आएँ, अन्यथा आपका वोट नहीं रुकेगा। अगर कई लोगों को ये भ्रांति होती है कि वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो वोट नहीं पड़ेगा, तो ये भ्रांति दूर कर दें और 12 डॉक्यूमेंट जो हमने वैकल्पिक दस्तावेज बताए हैं, जिसमें आधार है, बैंक की पासबुक है, पोस्ट ऑफिस की पासबुक है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, तो इस तरह के फ़ोटो युक्त जो भी 12 डॉक्यूमेंट हैं उनमें से कोई भी आप अपना डॉक्यूमेंट ला सकते हैं और वोट डाल सकते हैं। और नारी शक्ति है, नारी शक्ति जब तक बूथ पे नहीं पहुंचेगी तब तक कैसे उसकी शक्ति का एहसास हमारे लोकतंत्र में होगा। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि नारी शक्ति जो है वो बूथ तक पहुंचे। और एक छोटी सी टिप्पणी हम आपसे चाहेंगे, हालांकि ऐसे तो चुनाव आयोग जो है वो काफ़ी तरीके से ये चीज़ बार बार दोहरा चुका है, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर ये चर्चा होती रहती है कि ईवीएम है, मशीनी तो है, उसमें गड़बड़ हो सकती है, तो लोगों के मन में तमाम तरह की भ्रांतियाँ होती हैं। तो उस पर एक बार फिर से आपकी तरफ से एक आश्वासन। देखिए, ईवीएम का चुनाव अब देश में 25 साल हो गए। 98-99 में आया था, पहले 70 के दशक में आया था, फिर उसमें नियम कानून बने और ईवीएम धीरे धीरे प्रतिष्ठित हो गई। अब कह सकते हैं कि 50 साल हो गए जब से पहला प्रयास किया 72 से। तो ईवीएम ने करीब कई चुनाव करा दिए, 325 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं इससे राज्यों में। और ये ईवीएम का जो रिज़ल्ट है
वो आसानी से आ जाता है। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर आपके बीच में कि सभी ईवीएम के बारे में जो भी प्रक्रियाएं हैं, फर्स्ट लेवल चेक से लेकर रैंडमाइजेशन से लेकर और कमीशनिंग तक, मॉक पोल, ये सब राजनीतिक दलों और कैंडिडेट और ये उनके एजेंट, पोलिंग एजेंट हो, उनके समक्ष किया जाता प्रक्रिया है और ये गार्डेड रखी जाती हैं। कैंडिडेट्स को हमेशा उस पर नज़र रखने का अधिकार है, राजनीतिक दल भी नज़र रखते हैं। तो पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और ईवीएम से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं और जो पहले हम लोग काउंटिंग करते थे 2-2, 3-3 दिन तक और रिकाउंटिंग होती थी तो चौथे दिन भी चलती थी, हमने भी वो चुनाव कराए। तो ईवीएम एक आसान प्रक्रिया है, तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि इसमें से कुछ ना ये इंटरनेट से कनेक्टेड है ना किसी चीज़ से है। और तो ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है ईवीएम से वोट डालने की और उसका हम लोग डेमो भी करते हैं। हमारे युवा साथियों को हमने बहुत सारे कैंप लगाए और 70 लाख पहली बार जो मतदाता हैं उनको हमने ईवीएम कैसे काम करती है, कैसे वो वीवीपैट पर्ची से उसकी अपना वोट भी देख सकते हैं, हाथों हाथ वहीं पर आपको पता चल जाता है कि वीवीपैट पर्ची से वीवीपैट पर्ची में मैंने किसको वोट डाला। तो इससे ट्रांसपेरेंट कुछ भी नहीं हो सकता। तो मेरा मानना है कि ये जो मैं इसको आपके माध्यम से सभी को क्लियर करना चाहूँगा कि ईवीएम में ऐसा कुछ नहीं है और ईवीएम बहुत सरल तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बीप बजता है और आपका मतदान के लिए बाद बीप भी बजता है 7 सेकंड्स में, तो वो पता चल जाता है कि मेरा मतदान हो गया है। अंत में हम आपसे एक संदेश हमारे जितने भी मतदाता हैं उनके लिए मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि चुनाव का पर्व है, देश का गर्व है और आपको अगर लगता है कि मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैं कहना चाहूँगा फ़र्क पड़ता है। लोकतंत्र को सशक्त बनाने में प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक वोटर का, प्रत्येक मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और आप आएँ, देश के विकास में भागीदार बने और उसके लिए आपको अपने वोट का या मताधिकार का उपयोग करना होगा, अपना कर्तव्य भी समझें। तो मैं आह्वान करना चाहूँगा कि सुबह गर्मी को देखते हुए आप 7 से 10 हमने जो विशेष अभियान रखा है, हम सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, हम पौधारोपण कर रहे हैं, सेल्फी पॉइंट्स हैं, टैग कर रहे हैं, हम लोग आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ में मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा, हमारे सामाजिक संगठन, कई एसोसिएशंस आगे आए हैं आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए और वो भी कई तरह के आपको इस तरह से, जैसे कोई सेल होती है, फ्रीडम सेल होती है, कोई अपने अपने तरह से उसको इस पर्व को मनाने का प्रयास कर रहा है। तो मैं सभी से आह्वान करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक दूसरे को जोड़ना है और पूरे परिवार को, पूरी विकास समिति है या पूरी कॉलोनी है, सब एक साथ वोट करने आए। ये भी देखा गया है कई जगह कि सीनियर मोस्ट जो मतदाता होता है या जो हमारे सीनियर सिटीज़न है वो पहले मतदान करते हैं, वो एक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। तो मैं चाहूँगा आप भी अपनी कॉलोनियों में इसी तरह से बढ़ चढ़कर सुबह से ही मतदान करने आगे आए, ऐसी कामना करता हूँ। निसंदेह भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और चुनावों का जो पर्व है हमारे लिए बेहद खास है। 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को राजस्थान में जो वोटिंग हो रही है वो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम उम्मीद करते हैं कि शुक्रवार को जो वोटिंग है लोग उसे वीकेंड के साथ क्लब नहीं करेंगे और वोट करने के लिए आएंगे, क्योंकि जैसा कि सर ने अभी बताया, एक एक मत जो है वो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो हमारे लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करेगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही और हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाल करके हमारे स्टूडियो में आए। धन्यवाद।